बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं SK लर्निंग। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको इस चैनल से कोई एजुकेशनल और एकेडमिक कोई बेनिफिट मिल रहा है तो बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल की वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज हम कवर करेंगे MD-CAT या PMC या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उसके हवाले से जो भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। सो आज हमारे पास बेसिकली जो टॉपिक है वो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन को हम कवर करेंगे। सो कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कवर कर सकें। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला हमारे पास MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं। दो किस्म के न्यूट्रिएंट हो सकते हैं हमारी बॉडी में, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन C, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। यहाँ पर प्रोटीन भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है विटामिन C, क्योंकि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता। नंबर 2, which nutrient is the body's primary source of energy। कौन सा न्यूट्रिएंट ऐसा है जो हमारी बॉडी प्राइमरी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रही होती है एनर्जी के लिए, यानी वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए प्राइमरी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करती है। नंबर 1 प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है एंड वाइटामिन है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पास प्राइमरी फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट। Which vitamin is essential for maintaining healthy vision? Healthy vision के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है? विटामिन A, C, D and K। अच्छा, बेसिकली विटामिन वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ डिजीज़ को रोकने के लिए, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है। कम क्वांटिटी में चाहिए होती है लेकिन ज़रूरी होती है हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। सो विटामिन A, विटामिन हमारे पास सेकंड, विटामिन C एंड विटामिन D एंड विटामिन K। हेल्थी विजन के लिए हमारे पास विटामिन A जो है करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारी बॉडी को नीड होती है। नंबर 4, विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। बोन्स एंड टीथ, स्ट्रॉन्ग मजबूत बोन्स एंड टीथ के लिए जो ज़रूरी है वो कौन सा हमारे पास इंपॉर्टेंट मिनरल है? नंबर 1 आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम है। यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कैल्शियम है, क्योंकि ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो कैल्शियम इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। नंबर 5, विच न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक कंपाउंड, एक प्रोटीन आप कह सकते हैं कि जो ब्लड में मौजूद होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो इसकी प्रोडक्शन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट नेसेसरी है? विटामिन C, आयरन, विटामिन D, हमारे पास विटामिन B12। सो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली आयरन। देखें, जो भी हीमोग्लोबिन है या ऑक्सीजन कैरिंग है या रेड ब्लड सेल्स है, तकरीबन इनके लिए हमें क्या चाहिए होता है? या तो विटामिन B12 चाहिए होता है या आयरन चाहिए होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के लिए हमारे पास आयरन ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो अहम सोर्स है वो क्या है? यहाँ ओलिव ऑयल है, एवोकेडो है, सालमन है, चीज़ है। तो सालमन जो है ये एक फ़िश है, ठीक है, जो कि फैटी फ़िश है। ये हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड की एक अहम सोर्स है जहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। नंबर 7, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन D इन द बॉडी। भाई विटामिन D का क्या काम है हमारी बॉडी में? ब्लड क्लोटिंग, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, कोलेजन सिंथेसिस। सो यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम जो एब्जॉर्प्शन है वो विटामिन D इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन D हमारी बॉडी में कब बनता है? जब हमारी बॉडी एक्सपोज होती है सन को, तो हमारी बॉडी बनाना शुरू कर देती है विटामिन D को। सो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D का बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। विच न्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर मसल फंक्शन। मसल फंक्शन के लिए हमारे पास जो न्यूट्रिएंट ज़रूरी है वो कौन सा है जो मसल प्रॉपर फंक्शन कर सके? पोटेशियम है। पोटेशियम के अलावा सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। यहाँ पर पोटेशियम इंपॉर्टेंट है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास पोटेशियम है, जो कि प्रॉपर मसल फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज़ ए गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स वो फाइबर्स जो हमें खुराक से मिलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली डाइजेशन को या डाइजेशन को इम्प्रूव करता है या कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। सो डाइटरी फाइबर्स का जो अहम सोर्स है नंबर 1 वाइट ब्रेड, वाइट राइस, ब्रोकोली, चिकन ब्रेस्ट। ब्रोकोली हमारे पास एक वेजिटेबल है जिसके अंदर
डाइटरी फाइबर्स मौजूद होते हैं। नंबर 10, विच वाइटामिन इज सिंथेसाइज बाय बॉडी व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। हमने पहले भी कहा था कि ये विटामिन डी है, जब हमारी स्किन एक्सपोज होती है सनलाइट को तो हमारी बॉडी जो है विटामिन बनाती है। विटामिन क्या है? विटामिन डी, जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 12, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। कोलेजन हमारे पास एक प्रोटीन है, आगे मेंशन भी है, प्रोटीन दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू स्किन, हेयर एंड नेल्स। भाई हमारी जो स्किन है या जो नेल है या जो हेयर्स है, इनकी प्रोडक्शन के लिए या इनके स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। वो प्रोटीन हमारे पास है कोलेजन। अब ये कोलेजन कौन बनाता है? विटामिन सी, विटामिन B12 और देन हमारे पास है विटामिन ई एंड विटामिन के। सो विटामिन सी इसके लिए ज़रूरी है। याद रखिए विटामिन सी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो बेसिकली बनाता क्या है? वो कोलेजन बनाता है, और कोलेजन आगे जाकर हमारे स्किन या हेयर या नेल्स की जो है ना स्ट्रक्चर को बनाता है। विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेगुलेटिंग फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। फ्लूइड बैलेंस को जो हमारी बॉडी में मेंटेन करता है वो कौन सा हमारे पास बेसिकली वो है मिनरल है या कौन सा एलिमेंट है? आयरन, सोडियम, कैल्शियम एंड जिंक। इसमें सोडियम है जो हमारी बॉडी के जो है फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। अच्छा याद रखिए इसमें पोटेशियम भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये ऑप्शन मौजूद नहीं है तो पोटेशियम को हम नहीं लेते। तो यहाँ पर सोडियम हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी बॉडी की जो फ्लूइड बैलेंस है वो मेंटेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन सा होता है? अच्छा विटामिन दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास वाटर सोल्यूबल है और एक हमारे पास फैट सोल्यूबल है। ठीक है, सो वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। विटामिन ए, डी, ई एंड बी। सो विटामिन बी बेसिकली हमारे पास वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो पानी में सोल्यूबल होता है, पानी में हल होता है। नेक्स्ट, विच न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में बन रहा होता है, हार्मोन है, केमिकल है जो हमारी बॉडी में बन रहा होता है। थायराइड बेसिकली मेटाबॉलिज्म वगैरह का काम करता है। ये दो भी हमारी बॉडी के फंक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, मुख्तलिफ है, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है डीपली, तो वो परफॉर्म कर रहा होता है। कौन सा न्यूट्रिएंट नेसेसरी है थायराइड की प्रोडक्शन या सिंथेसिस के लिए? आयोडीन, आयरन, कैल्शियम एंड जिंक। तो यहाँ बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन जो है प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है या सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली करता यह है कि फ्री रेडिकल जो हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं वो फ्री रेडिकल को क्या कर रहा होता है? कैप्चर कर रहा होता है या फिर ख़त्म कर, न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, ख़त्म कर रहा होता है हमारी बॉडी में। सो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास बॉडी को बचाता है मुख्तलिफ डैमेज वगैरह से। प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन, प्रिवेंटिंग सेल डैमेज, इंक्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड स्टिमुलेटिंग एपिटाइट। इसमें जो ओके ऑप्शन है वो हमारे पास प्रिवेंटिंग सेल डैमेज है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फ्री रेडिकल बन रहे होते हैं वो न्यूट्रलाइज कर रहा होता है एंटीऑक्सीडेंट। केमिकल्स हैं या कंपाउंड्स हैं या जो भी फूड मटेरियल है, ठीक है, जो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर सके उनको हम क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर नर्व फंक्शन। प्रॉपर नर्व फंक्शन यानी नर्व्स की जो फंक्शन है, जो हमारे पास सिग्नलिंग है, जो मैसेजिंग है, उसके लिए जो ज़रूरी है वो कौन सा जो है न्यूट्रिएंट है? कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन डी एंड आयरन। सो नर्व फंक्शन के लिए हमारे पास बेसिकली क्या ज़रूरी होता है? पोटेशियम, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम नहीं है, पोटेशियम। पोटेशियम बहुत ज़रूरी है नर्व फंक्शन के लिए, मेंटेन करने के लिए, ये प्रॉपर नर्व फंक्शन के लिए। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन हीम आयरन फ्रॉम प्लांट्स। आयरन फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, प्लांट से आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा जो विटामिन है वो ज़रूरी है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12। सो विटामिन सी इसका ओके और करेक्ट ऑप्शन है, जो कि प्लांट से हेमोग्लोबिन को, सॉरी आयरन को, नॉन हीम आयरन को प्लांट से एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर वुंड हीलिंग। वुंड हमारी बॉडी को अगर कोई कट वट लगे, कोई इंजरी लगे, तो हमारे पास अगेन विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोलेजन बनाता है और वो कोलेजन हमारे स्किन की रिपेयरिंग या फिर जो हीलिंग है वो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन के। विटामिन के का जो अहम सोर्स है वो क्या है? मिल्क, ऑरेंजेस, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड नट्स। यहाँ पर लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स विटामिन के की इंपॉर्टेंट सोर्स है। विच न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी कैन लीड टू एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आरबीसीज में कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन में कमी आ जाती है, आप रिजल्ट में कह सकते हैं कि ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। सो कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो एनीमिया कॉज करेगा, जिसकी डिफिशिएंसी एनीमिया कॉज करता है? आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी एंड हमारे पास
पोटेशियम। सो बेसिकली हमारे पास आयरन ऐसा वो कंपाउंड है जो क्या कॉज करता है, बेसिकली यू कैन से एनीमिया को कॉज करता है, ठीक है। आयरन बहुत जरूरी है, एनीमिया में आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ डाइटरी कैल्शियम। डाइटरी कैल्शियम हमें कहाँ से मिल सकता है? अगर हमें कैल्शियम चाहिए होती है डाइट में तो हमें कहाँ से मिल सकता है? नंबर 1 योगर्ट, चिकन, वाइट ब्रेड एंड सोडा। तो योगर्ट हमारे पास है जो मिल्क से बनता है, दही, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स होती है डाइटरी कैल्शियम की। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ के लिए जो जरूरी होता है एंड कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, ठीक है, थिंकिंग, क्रिएटिविटी के लिए जो जरूरी होता है वो क्या हो सकता है? नंबर 1 आयरन, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड विटामिन के। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड करेक्ट ऑप्शन है जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर के लिए, कॉग्निटिव फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। विच न्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए जो जरूरी होता है, रेड ब्लड सेल के लिए हमने पहले भी कहा था कि या तो आयरन जरूरी होगा या विटामिन B12 जरूरी होगा। सो यहाँ पर कैल्शियम है, विटामिन सी है, विटामिन B12 है एंड पोटेशियम है। सो विटामिन B12 जरूरी है किसके लिए? हमारे पास रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए। विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्थी ब्लड प्रेशर। हेल्थी ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए जो मिनरल रिक्वायर्ड है वो कौन सा हो सकता है? वो हमारे पास है सबसे पहले आयरन है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर पोटेशियम हो तो पोटेशियम का ऑप्शन हमारे पास पहले आएगा एंड देन अगर पोटेशियम ना हो तो हम सोडियम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर BCQs आप कह सकते हैं कि पोटेशियम का ऑप्शन हमारे पास हेल्थी ब्लड प्रेशर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सोडियम भी ज़रूरी है लेकिन क्या ज़रूरी है? पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज ए गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स। भाई डाइटरी फाइबर्स कहाँ से हमें मिल सकते हैं? वाइट ब्रेड, पास्ता, लेंटल्स एंड चीज। तो लेंटल्स हमारे पास है, ये ज़रूरी है डाइटरी फाइबर्स के लिए। अच्छा, लेंटल्स आर गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स विच इज इन डाइजेशन एंड हेल्प्स मेंटेन ए हेल्थी वेट, ठीक है। सो लेंटल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? डाइटरी फाइबर्स का हो सकता है। विच न्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड है वो क्या हो सकता है? न्यूरोट्रांसमीटर है क्या? ये केमिकल्स हैं जो मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक लेके जाता है, एक न्यूरॉन से लेके जाता है दूसरे में। तो वो जो केमिकल्स है वो न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? नंबर 1 आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। आयरन बहुत ज़रूरी है उन न्यूरोट्रांसमीटर के लिए जो मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक लेके जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि कुछ रिएक्शन ऐसे हो रहे होते हैं जहाँ पर एनर्जी बनती है और कुछ रिएक्शन ऐसे हो रहे होते हैं जो भाई एनर्जी बनती नहीं है, एनर्जी इस्तेमाल होती है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर आयरन है, पोटेशियम है, विटामिन B6 है, विटामिन के। सो विटामिन B6 हमारे पास है एनर्जी के मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी की कंजम्पशन या प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ई इन द बॉडी। विटामिन ई क्या काम करता है हमारी बॉडी में, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में? रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, एनहांसिंग इम्यून फंक्शन, प्रोमोटिंग ब्लड क्लॉटिंग, मेंटेनिंग हेल्थ विजन। तो एनहांसिंग इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जो कि मुख्तलिफ बीमारियों से, डिजीजेस से हमारी बॉडी को या इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाता है, इन्फेक्शन या डिजीजेस से बचाता है। तो उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं? इम्यून सिस्टम। सो कौन सा काम, कौन सा मिनरल, कौन सा विटामिन काम करता है एनहांसिंग इम्यून फंक्शन के लिए? विटामिन ई। या विटामिन ई का फंक्शन क्या है भाई? विटामिन ई का फंक्शन हमारे पास है जी, यूँ कह लें कि जी एनहेंसिंग इम्यून सिस्टम, एनहेंसिंग इम्यून सिस्टम को हमारे पास एनहेंस कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच न्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA। DNA एंड RNA के लिए जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है वो कौन सा हमारे पास है? आयरन है, विटामिन सी है, फोलेट है, विटामिन के। फोलेट बहुत ज़रूरी है DNA और RNA के सिंथेसिस के लिए। फोलिक एसिड के टेबलेट्स भी मिलती हैं, सो फोलेट ज़रूरी है DNA और RNA की सिंथेसिस के लिए। विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए नर्व फंक्शन, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। नर्व फंक्शन के लिए और मसल, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली पोटेशियम ज़रूरी है। मसल और नर्व फंक्शन के लिए क्या ज़रूरी है? नर्व फंक्शन जो मैसेज को कैरी करता है, एक में से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैरी करता है, ये नर्व फंक्शन कहलाता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। सो पोटेशियम जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के लिए कौन सा जरूरी है? आयरन, कैल्शियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास कौन सा जरूरी है? बेसिकली यहाँ पर जो है आयरन ज़रूरी है, हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ विटामिन ई इन द बॉडी। विटामिन ई का क्या फंक्शन होता है? इससे पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा ये रिपीट हो रहा है। तो इनहेंसिंग इम्यून सिस्टम को बेसिकली ये क्या कर रहा होता है? इन्हांस कर रहा होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व फंक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन नर्व फंक्शन के लिए कौन सा जरूरी है, ये भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट के रिपीट हो रहे हैं। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व फाइबर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम जो है जरूरी है कि जो नर्व फंक्शन है वो करता है। विच आर द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है भाई, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कौन सा जरूरी है। नंबर 1 हमारे पास है भाई प्रोटीन्स एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारे पास नेक्स्ट है फेट, और फेट के बाद हमारे पास है वाइटामिन। सो बेसिकली यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है वो फेट हो सकता है, क्योंकि लिपिड्स हैं, लिपिड्स हमारे पास मेम्ब्रेन में मौजूद होती है, जिसको हम फास्फोलिपिड्स भी कहते हैं, तो ये मेम्ब्रेन बन रही होती है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या है, फेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द प्लांट बेस्ड सोर्सेज। प्लांट बेस्ड सोर्सेज से जो आयरन को हम एब्जॉर्ब कराते हैं या जो एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, वो कौन करता है, बेसिकली विटामिन सी है, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। नॉन हीम आयरन फ्रॉम प्लांट्स, नॉन हीम आयरन फ्रॉम प्लांट्स जो एब्जॉर्प्शन होती है उसके लिए एसेंशियल विटामिन सी है। विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस को एंड नर्व फंक्शन को एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन को। अब ये तीनों ऑप्शन एक साथ आ गए, पहले अलग अलग आए थे लेकिन अब एक साथ आए, फ्लूइड बैलेंस नर्व फंक्शन। सो यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम ही है, तो बहुत रिवाइज हुआ, हमें इंशाल्लाह याद रहेंगे, पोटेशियम याद रहेगा कि पोटेशियम का क्या काम है, फ्लूइड बैलेंस है, नर्व फंक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। विच न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी कैन लीड टू कंडीशन नोन एज रैकेट्स। भाई रैकेट्स कौन कॉज करता है, कौन सा ऐसा हमारे पास है जो डिफिशिएंसी हो जाए और क्या कॉज करे भाई, रैकेट्स कॉज करे। सो इसके लिए हमारे पास देखें, नंबर 1 है आयरन, विटामिन सी एंड विटामिन डी एंड विटामिन B12। सो विटामिन डी जो है बहुत ज़रूरी है, और अगर विटामिन डी ना हो तो हमारी बॉडी में जो है क्या होगा, एक बीमारी होगी, छोटे बच्चों में सॉरी ज़्यादातर होती है, उसको हम कहते हैं रैकेट्स। रैकेट्स का मतलब ये होता है कि वो जो बच्चों में ज़्यादातर ये होती है, ठीक है। सो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, विटामिन डी नहीं बनता, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, हड्डियाँ मजबूत नहीं होती, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है विटामिन डी है। नेक्स्ट हमारे पास है विच विटामिन इज क्रूशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। हम पहले भी पढ़ चुके हैं भाई, इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए क्या ज़रूरी है, विटामिन ई ज़रूरी है, ठीक है। इम्यून फंक्शनिंग के लिए क्या ज़रूरी है, विटामिन ई, से पहले भी हम ये पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन न्यूबर्न। भाई न्यूबर्न में एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो ये किस हमारे पास एक न्यूट्रिएंट है जो कि प्रिवेंट करता है, जो कि रोकता है, ठीक है, यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को होने नहीं देता। आयरन, फोलेट, विटामिन B12, विटामिन, तो ये बेसिकली फोलेट है, क्या है, फोलेट है, जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को क्या कर देता है भाई, रोकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को क्या करता है, रोकता है। सो फोलेट हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 40, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑटोट्रॉफ्स। भाई ऑटोट्रॉफ्स के लिए प्राइमरी सोर्स क्या हो सकती है एनर्जी की, प्राइमरी सोर्स क्या हो सकती है, ऑटोट्रॉफ वो जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो इनके लिए क्या हो सकती है, नंबर 1 सनलाइट, यानी ऑटोट्रॉफ्स के लिए एनर्जी सनलाइट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाटर, ऑक्सीजन। तो सनलाइट प्राइमरी सोर्स है क्योंकि वो सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं, सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं और अपनी खुराक बनाते हैं। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सनलाइट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कंसीडर्ड एज हेटेरोट्रॉफ। इनमें से कौन सा हेटेरोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, ऑटोट्रॉफ जो खुद बना सकता है, हेटेरोट्रॉफ जो खुद नहीं बना सकता। ओक ट्री, साइनोबैक्टीरिया, मशरूम एंड देन डायटम्स। जो हेटेरोट्रॉफ है वो बेसिकली मशरूम है, ठीक है, ये हेटेरोट्रॉफ ही अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, हेटेरोट्रॉफ। दो किस्म के होते हैं, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कौन सा होता है, ऑटोट्रॉफ वो होता है जो अपनी खुराक खुद बनाता है, और हेटेरोट्रॉफ होता है जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मशरूम है। नेक्स्ट हमारे पास है what is the process by which autotrophs convert कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में। ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें यूँ समझ ले कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है, रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, फोटोसिंथेसिस करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन एंड वाटर को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटोट्रॉफ। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ऑटोट्रॉफ का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। नंबर 1 एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ये तो है, अपनी खुराक बना सकते हैं।
रिलायंस ऑन एक्सटर्नल सोर्स फॉर एनर्जी, एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी के लिए एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल भी होता है उनके बॉडी में। यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सनलाइट को इस्तेमाल करता है और या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल करता है। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रिलायंस ऑन एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड नहीं करता, ये अपनी बॉडी के अंदर ही खुराक तैयार करते हैं और वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। What type of heterotrophs obtains energy by consuming dead organic material, ऐसे कौन से हेटेरोट्रॉफ है जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं खुराक के तौर पर? तो कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, डिडेटिवोर्स एंड ओमनिवोर्स। डिडेटिवोर्स हमारे पास वो हेटेरोट्रॉफ है जो अपनी खुराक मुर्दा चीज़ों से यानी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से जो है अपनी खुराक हासिल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ऑटोट्रॉफ, ये कौन से हैं जो ऑटोट्रॉफ, नॉट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉफ, जो ऑटोट्रॉफ मतलब कंसीडर नहीं होते, या ऑटोट्रॉफ का मोड नहीं होता, ठीक है। कीमोसिंथेसिस ये हो सकता है, फोटोसिंथेसिस, इंजेशन एंड फोटो ऑटोट्रॉफी। सो इंजेशन ऐसा जो है मोड है जो ऑटोट्रॉफ का नहीं होता, और इंजेशन का मतलब ये होता है खुराक को निगलना, जैसे हम लिविंग थिंग खुराक को निगलते हैं, पूरे नवाले लेते हैं मुंह के अंदर लेके जाते हैं, इसको हम कहते हैं इंजेशन। सो ऑटोट्रॉफ ऐसा नहीं करते, ठीक है। इन विच सेलुलर ऑर्गेनेलीज डज फोटोसिंथेसिस प्राइमरीली अकर्स इन ऑटोट्रॉफिक सेल, भाई कौन सा ऑर्गेनेली है जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है? प्राइमरीली अकर्स इन ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो कौन से ऑर्गेनेली में होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लोरोप्लास्ट जो है ओके ऑप्शन है एमसीक्यू नंबर 46 था कि ऑटोट्रॉफ जो है वो कहाँ पर फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं? वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हेटेरोट्रॉफ्स, भाई कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास ऑटोट्रॉफ के बारे में ट्रू है? दे प्रोड्यूस, नंबर 1 दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये तो नहीं कर सकते। नंबर 2 दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन मोस्ट इकोसिस्टम, ये हो सकता है। दे आर रिले ऑन ऑटोट्रॉफ्स, ये भी हो सकता है। दे कंटेन क्लोरोफिल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, दे कंटेन क्लोरोफिल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। सो हमारे पास जो बेसिकली ये दोनों ऑप्शन ही मतलब हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 के जी ये दे प्रोड्यूस योर ओन फूड थ्रू, ये भी नहीं हो सकता, और दे कंटेन। सो हमारे पास बेसिकली ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हेटेरोट्रॉफ, तो ये दे कंटेन क्लोरोफिल नहीं, ये भी नहीं हो सकता, सॉरी फॉर दैट। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन मोस्ट हेटेरोट्रॉफ्स फूड, दे रिले ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर हेटेरोट्रॉफिक फूड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दे रिले ऑन ऑटोट्रॉफ्स एंड अदर, ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि देखें इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा, और ये जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी नहीं है, तो ये प्रोड्यूसर तो है ही नहीं, ये सिर्फ ऑटोट्रॉफ के ऊपर रिले करते हैं और या दूसरे हेटेरोट्रॉफ से खुराक हासिल करते हैं। तो बेसिकली करेक्ट ऑप्शन सी है, दे रिलाई ऑन ऑटोट्रॉफ्स एंड अदर हेटेरोट्रॉफ्स फॉर फूड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफ, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फोटो ऑटोट्रॉफ कर रहा होता है? भाई फोटोट्रॉफ क्या हमारे पास क्या है? दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग यूजिंग सनलाइट एनर्जी, भाई कौन सा हमारे पास है यहाँ पर? यीस्ट, कैक्टस, ग्रीन अलजी, बैक्टीरिया। सो बेसिकली ग्रीन अलजी जो है इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी खुराक बना रहा होता है सनलाइट से। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ? प्राइमरी डिफरेंस क्या होना चाहिए? ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूस देयर ओन फूड, हेटेरोट्रॉफ्स कंज्यूम फूड, ये तो बिल्कुल ठीक है। ऑटोट्रॉफ कंज्यूम फूड, ये गलत है, तो ये नहीं हो सकता। ऑटोट्रॉफ्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, हेटेरोट्रॉफ्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ऑटोट्रॉफ प्राइमरी कंज्यूमर नहीं हो सकता। ऑटोट्रॉफ्स रिलाई ऑन सनलाइट, हेटेरोट्रॉफ्स रिलाई ऑन हीट, तो ये भी नहीं हो सकता। बेसिकली ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूस देयर ओन फूड, हेटेरोट्रॉफ्स कंज्यूम फूड, तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि ऑटोट्रॉफ जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और हेटेरोट्रॉफ इसको कंज्यूम करेगा। Which of the following is an example of मेक्सियोट्रॉफ? मेक्सियोट्रॉफ की एग्जांपल बताओ कि मेक्सियोट्रॉफ हमारे पास कौन सा ऑप्शन है इसका, ठीक है। सो नंबर 1 हमारे पास रोज, वर्श, यूग्लिना, अर्थवर्म, बैक्टीरिया। अच्छा, मेक्सियोट्रॉफ का मतलब ये होता है कि ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर, ये फोटोसिंथेसिस भी है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक बना भी सकता है, और कभी कभी ये हेटेरोट्रॉफ अपनी खुराक दूसरों से भी हासिल करता है। तो यूग्लिना हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन है कि ये जो है मेक्सियोट्रॉफ है, जब चाहे तो इसको नीड होती तो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक बना भी सकता है, या फिर हेटेरोट्रॉफिकली ये रह सकता है, दूसरों से खुराक हासिल कर सकता है। व्हाट इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ
कीमोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक वो जो खुराक तो बनाते हैं लेकिन सनलाइट को इस्तेमाल नहीं करते, केमिकल को इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रॉफ तो है, अपनी खुराक खुद बना रहे हैं लेकिन सनलाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं। सनलाइट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाटर, बेसिकली ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो उनको हम कहते हैं कीमोट्रॉफिक, ठीक है। कीमोट्रॉफिक इनऑर्गेनिक मटेरियल को से अपनी खुराक बनाते हैं, सनलाइट की नीड नहीं होती, क्लोरोफिल की नीड नहीं होती, इनको हम कहते हैं खुराक तो खुद बना रहे होते हैं लेकिन बनाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। Which of the following is an example of photoheterotroph? Photoheterotroph की जो एग्जांपल है हमारे पास क्या हो सकती है? नंबर 1 ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रॉस। सो हमारे पास ग्रास भी नहीं है, साइनोबैक्टीरिया भी नहीं, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है। सो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया आर एग्जांपल्स ऑफ photoheterotroph which use light energy but still require organic compound as a carbon source for growth। उन्होंने लिखा हुआ है कि देखें एनर्जी तो सनलाइट तो चाहिए होती है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन के तौर पर, कार्बन के सोर्स के तौर पर चाहिए होते हैं, तो उसको हम कहते हैं फोटोहेट्रोट्रॉफ। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द रोल ऑफ ऑटोट्रॉफ्स इन इकोसिस्टम। भाई ऑटोट्रॉफ का क्या रोल होता है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में लिविंग प्लस नॉन लिविंग क्या रोल होता है? नंबर 1 टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर हेट्रोट्रॉफ्स, ये भी हो सकता है। टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल, ये नहीं हो सकता। टू कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म, ये नहीं हो सकता। टू रेगुलेट टेम्परेचर, टू टेम्परेचर को रेगुलेट करे। तो हमारे पास बेसिकली टू प्रोवाइड एनर्जी टू हेट्रोट्रॉफ, ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हाउ डू हेट्रोट्रॉफ ऑब्टेन कार्बन फॉर दियर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कैसे हेट्रोट्रॉफ कार्बन जो है गेन करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ये भी एक ऑप्शन है। फ्रॉम कार्बन fixation during photosynthesis, from consuming autotrophs and other heterotrophs, from inorganic source, हमारे पास कहाँ से हो सकता है inorganic source? वो कह रहे हैं कि भाई कहाँ से, from consuming, ये कहाँ से बेसिकली होगा? autotrophs और other heterotrophs। देखो सुना ये है कि how do heterotrophs obtains carbon for their organic molecule। heterotroph जो है, जो how do heterotrophs obtains carbon for their organic molecules, भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हेट्रोट्रॉफ्स और कार्बन कहाँ से लेता है? तो इसका हमारे पास ये है कि फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑटोट्रॉफ्स एंड अदर हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम करेगा, वहां से ये क्या लेगा? कार्बन मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कार्बन की नीड होती है। तो हेट्रोट्रॉफ ये कार्बन कहाँ से हासिल करता है? दूसरे ऑटोट्रॉफ या हेट्रोट्रॉफ को कंज्यूम करने से ही हासिल करता है, ताकि इनकी बॉडी के अंदर ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं ये बने और उनको कार्बन प्रोवाइड हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट ऐसे हमारे पास हेट्रोट्रॉफ अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, और पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे बॉडी के अंदर रहते हैं, होस्ट के अंदर रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे पास लॉयन है, ग्रास होपर है, टेप वर्म। सो इसकी एग्जांपल बेसिकली टेप वर्म है जो कि ये नॉन वर्टिब्रेट है, ठीक है। सॉरी ये पैरासाइट है, ये किसी की बॉडी के अंदर रहता है, वहां से खुराक हासिल करता है। Which is the primary role of heterotroph in nutrient cycle? हेट्रोट्रॉफ का क्या काम होता है न्यूट्रिएंट साइकिल में, यानी न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करने में, या न्यूट्रिएंट का साइकिल जो बनता है उसमें हेट्रोट्रॉफ का क्या किरदार होता है? टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, टू सिंथेसाइज हमारे पास है ग्लूकोज, बेसिकली टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स इन न्यूट्रिएंट साइकिल? टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ये बेसिकली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर को ये डिकम्पोज करते हैं हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ? भाई ऑटोट्रॉफ का भी कैरेक्टरिस्टिक को खूबी हो और हेट्रोट्रॉफ का भी हो। नंबर 1 एबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, नंबर 2 रिलायंस ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी, प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यूटिलाइजेशन हमारे पास ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन। इसमें कॉमन जो है वो हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में मौजूद होता है, ठीक है। दोनों प्रोड्यूस नहीं कर सकते ग्लूकोज को, दोनों सनलाइट पर रिले नहीं करते, और दोनों ये इसलिए गलत है कि ये दोनों नहीं कर सकते और ये सनलाइट पे दोनों नहीं कर सकते। यूटिलाइज ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन ये भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटोट्रॉफ? क्योंकि अच्छा ये जो ऑक्सीजन का है ये भी प्लांट में नहीं हो रहा होता, ठीक है, सो इसलिए ये भी गलत है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ इन द फूड चेन? भाई फूड चेन में इनका क्या
दोनों का किरदार होता है, क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर 1, ऑटोट्रॉफ्स आर प्राइमरी कंज्यूमर, हेटेरोट्रॉफ्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर। ऑटोट्रॉफ प्राइमरी कंज्यूमर है, ये तो गलत है, ये हो नहीं सकता। नंबर 2, ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर फॉर हेटेरोट्रॉफ टू कंज्यूम, ये हो सकता है। ऑटोट्रॉफ कंज्यूम हेटेरोट्रॉफ्स फॉर एनर्जी, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। एंड हेटेरोट्रॉफ्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर ऑटोट्रॉफ्स, सो ये भी नहीं होता क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे होते। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो इसका है वो ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूस जो है ऑर्गेनिक मैटर फॉर हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूस करता है और हेटेरोट्रॉफ कंज्यूम करता है। Which organ is responsible for the mechanical breakdown of food through muscular contraction? कौन सा ऑर्गेन रिस्पॉन्सिबल है मैकेनिकल, यानी अगर हम फोर्स लगाएं ब्रेक डाउन तोड़ने के लिए खुराक को, फूड को, इन थ्रू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी। लाजमी सी बात है, जब मैकेनिकल फोर्स हम लगाएंगे तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो कौन सा ऑर्गेन है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एजोफेगस, माउथ। माउथ हो सकता है कि जहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, यूँ समझ लो कि मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है और खुराक टूटती है टुकड़ों में। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पेंक्रियाज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? पेंक्रियाज क्या काम करता है भाई डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर? नंबर 1, प्रोड्यूसिंग बाइल, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड स्टोरिंग बाइल। तो इंसुलिन इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है पेंक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम में, और इंसुलिन शुगर लेवल को मेंटेन करता है। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डज मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अकर? भाई डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होती है, तो कौन सा पार्ट है जहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं? नंबर 1, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो हैं एब्जॉर्ब होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बाइल इन डाइजेस्टिव प्रोसेस? भाई बाइल का क्या फंक्शन होता है? बाइल वो हमारे पास केमिकल है, वो जूस है जो कौन सिक्रेट करता है? लीवर सिक्रेट करता है, ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल का क्या किरदार होता है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, उसके बाद हमारे पास है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्टमक एसिड। तो इसमें मेन काम जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट्स की इमल्सिफिकेशन करता है, ब्रेकिंग, उनको ब्रेक करता है, ठीक है, इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फैट डाइजेशन बाय एंजाइम। छोटे छोटे टुकड़ों में करता है ताकि एंजाइम उसके ऊपर इजीली एक्ट करके और उसकी जो है डाइजेशन कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव? भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लीवर, पेंक्रियाज, किडनी इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी? भाई प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? प्रोवाइडिंग एनर्जी ज़्यादा नहीं करते, बिल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, ठीक है, इंसुलेटिंग ऑफ द बॉडी भी नहीं करता, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म भी नहीं करता, एनर्जी प्रोवाइड कर सकता कुछ ना कुछ हद तक, लेकिन ज़्यादा हमारे पास बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग। सो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, सो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज। विच न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन? भाई दो किस्म के विटामिन पहले भी पढ़ा था हमने कि कौन सा हमारे पास है कौन सा जो है न्यूट्रिएंट नेसेसरी है फैट सोल्यूबल विटामिन्स के लिए? कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, फैट एंड प्रोटीन। चूंकि फैट सोल्यूबल है इसके लिए ज़रूरी है कि भाई फैट ज़रूरी है, ताकि फैट मौजूद होगा तो ये इसके अंदर डिजोल्व होंगे तो ये एब्जॉर्ब ही होंगे, अदरवाइज ये एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। विच डिजीज इज कॉज बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी? भाई विटामिन डी की डिफिशियंसी के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? विटामिन डी की डिफिशियंसी है, और क्या चीज़ इसके लिए ज़रूरी है? सो नंबर 1 हमारा सॉरी विटामिन डी की डिफिशियंसी है, और ये क्या कॉज करेगा? विटामिन डी की अगर कमी है तो क्या कॉज करेगा? स्कर्वी, रैकेट्स, बेरी एंड पेलाग्रा। सो बेसिकली ये रिकेट्स है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी, विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, बोवेड हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं रिकेट्स। एक्सेस इनटेक ऑफ विच न्यूट्रिएंट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज? भाई एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको हम अगर हम ज़्यादा लेंगे, एक्सेस इनटेक लेंगे, तो वो क्या कॉज करेगा? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कॉज करेगा, यानी हार्ट की बीमारियां कॉज करेगा। तो कौन सा न्यूट्रिएंट है? प्रोटीन, सोडियम, फाइबर, आयरन। तो ये सोडियम है, अगर हम सोडियम बहुत ज़्यादा लेंगे तो ये क्या करेगा? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट की बीमारियां कॉज करेगा, उस बंदे के अंदर हार्ट की बीमारियां ज़्यादा हो जाएंगी। विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनएबिलिटी टू प्रॉपरली डाइजेस्ट लैक्टोज? कौन सी ऐसी केस है, या कौन सा ऐसा केस है, कौन सी ऐसी बीमारी है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर लैक्टोज जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता? तो ये बेसिकली बहुत इजी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जहां पर लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता, या इनएबिलिटी टू प्रॉपरली डाइजेस्ट लैक्टोज, ठीक है। विच डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ आयरन? भाई आयरन की डिफिशियंसी की वजह से क्या हो सकता है?
अगर डाइट में आयरन ना हो तो ये क्या हो सकता है यहाँ पर? सो बहुत कॉमन है एनीमिया। एनीमिया वो केस है जहाँ पर अगर आयरन की कमी हो तो रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएंगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। इसको हम कहते हैं भाई अला बला करेंगे जी एनीमिया। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए की वजह से क्या डिजीज हो सकती है? नंबर 1 रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस एंड पेलाग्रा। सो यहाँ पर हमारे पास है नाइट ब्लाइंडनेस। से पहले भी पढ़ चुके हैं कि विजन के लिए जरूरी होता है, क्या चीज जरूरी होती है? विटामिन ए जरूरी होता है। 71 विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइन? इन्फ्लेमेशन यानी सोजन हो जाना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई जो ट्रैक है वो सूज जाता है। ट्रिगर बाय ग्लूटेन कंजम्पशन, ग्लूटेन की कंजम्पशन होगी उसमें। तो नंबर 1 हमारे पास है जी सेलिएक डिजीज, डाइवर्टिकुलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गाल स्टोन। तो यहाँ पर हमारे पास है सेलिएक जो डिजीज है, ये वो कंडीशन है जहाँ पर जीआई की क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होती है। नेक्स्ट, विच डिजीज कॉज्ड बाय एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन? कौन सी ऐसी डिजीज है जहाँ पर जो हो जाती कब? जब अल्कोहल की कंजम्पशन एक्सेसिव हो। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ज्यादा शराब पीने की वजह से हो जाती है। सिरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस। सिरोसिस बहुत कॉमन लीवर डिजीज है, ठीक है, ये लीवर से रिलेटेड है। सो लीवर की जो डिजीज है जो एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होती है वो क्या चीज है? सिरोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है which disorder is associated with an excessive intake of sugar and refined? शुगर की इंटेक और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक की वजह से होगी। एक्सेसिव यानी ज्यादा गर्म लेंगे तो ऑस्टियोपोराइटिस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू ग्लूटेन लीडिंग टू डैमेज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन? हम इससे पहले भी पढ़ चुके थे कि भाई क्या था कि जी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स? एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, इम्यून टू ग्लूटेन, ग्लूटेन को लीडिंग टू डैमेज स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली डैमेज हो जाएगी या जीआई डैमेज हो जाएगी। तो इसके लिए था सेलिएक डिजीज था, ठीक है। सेलिएक डिजीज के अंदर एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो जाता है या जीआई ट्रैक्ट डैमेज हो जाती है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12? भाई विटामिन B12 कौन सी जो है डिजीज कॉज करती है? नंबर 1 रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी, परनीशियस एनीमिया। तो परनीशियस एनीमिया इज द करेक्ट ऑप्शन जहां विटामिन B12 की वजह से एक डिजीज कॉज होती है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? नंबर 1 सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, तो ये भी नहीं है। रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ये भी नहीं है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स। प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन भी हो सकता है लेकिन ब्रेक डाउन जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ब्रेक डाउन करेक्ट ऑप्शन है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास लीवर और पेंक्रियाज भी मौजूद होते हैं तो वहां से हार्मोन्स भी निकल सकते हैं, लेकिन ब्रेक डाउन ऑफ द फूड करेक्ट ऑप्शन है। ये PCQs के तौर पर आया हुआ है। विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फैट? भाई कौन प्रोड्यूस करता है? कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? ये हमारे पास बेसिकली लीवर है। इजी MCQs है। नेक्स्ट हमारे पास है Where does the majority of the nutrients absorption occurs in the digestive system? कहाँ पर न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होती है? मेजोरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है, पहले भी पढ़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा होता है, ठीक है। ज्यादातर एब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिएंट्स की होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। What is the main function of the pancreas in the digestive system? भाई पेंक्रियाज क्या काम करता है? पेंक्रियाज क्या काम करता है? नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ बाइल, नंबर 2 प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। सो यहाँ पर बेसिकली 2 हो सकते हैं, एक हमारे पास है शुगर लेवल और दूसरा हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। सो मेरे ख्याल में ये जो करेक्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर वाला भी हो सकता है बेसिकली, लेकिन रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो पार्ट नहीं है डाइजेस्टिव? तो ट्रैकिया जो है ऐसा है जो कि पार्ट नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का। व्हाट इज द रोल ऑफ द एसोफेगस इन द डाइजेस्टिव? भाई एसोफेगस जो नाली है माउथ से नीचे जाती है स्टमक की तरफ, क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये भी नहीं होता। प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ये भी नहीं करता। स्टोरेज ऑफ बाइल भी नहीं करता। ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। भाई फूड को लेके जाता है माउथ से स्टमक की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द स्टमक इन द डाइजेस्टिव? भाई स्टमक का क्या काम है? हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का क्या काम है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ द फूड एंड एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो बेसिकली यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारे पास है मैकेनिकल डाइजेशन हो सकता है, ठीक है। बाकी भी कुछ ना कुछ है लेकिन मैकेनिकल डाइजेशन इज द करेक्ट ऑप्शन, वहां पर मैकेनिकल डाइजेशन होती है, ठीक है।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक? भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है? emulsification of fats, neutralization of stomach acid, activation of pepsinogen to pepsin, absorption of nutrients. इसका बेसिक जो काम है वो एक्टिवेशन, स्टमक के अंदर क्या काम है? एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजीन टू पेप्सिन, ये एक एंजाइम है। पेप्सिनोजीन एक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में होता है, जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। तो ये इसकी एक्टिवेशन करता है HCl। विच ऑर्गन स्टोर्स कंसंट्रेट्स एंड कंसंट्रेट, स्टोर भी करता है और कंसंट्रेट भी करता है, ठीक है। बाइल, जो बाइल प्रोड्यूस हुआ बाय द लीवर, कौन करता है? लीवर, स्टमक, गॉल ब्लेडर एंड पेंक्रियाज। बेसिकली गॉल ब्लेडर स्टोर भी करता है और इसको कंसंट्रेट भी करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? भाई लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है डाइजेस्टिव सिस्टम में? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, बाइल तो हो नहीं सकता, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन भी नहीं हो सकता, सिक्रीशन ऑफ डाइजेशन ये भी नहीं हो सकता। सो पहला काम हो सकता है नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर रीएब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब होता है वापस हमारे पास ब्लड में। विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन? भाई स्टमक से फूड हम बार बार नीचे नहीं जाता स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर एक गेटवे लगा होता है, वो कौन कंट्रोल करता है? ये जो मूवमेंट है, ये जो पैसेज है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, एलियोसेकल वॉल्व, कार्डियक स्फिंक्टर एंड एनल स्फिंक्टर। तो बेसिकली पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये कंट्रोल करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है पाइलोरिक स्फिंक्टर अलाउ करता है फूड को कि वो स्टमक से निकले और कहाँ चला जाए? स्मॉल इंटेस्टाइन में। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? भाई कार्बोहाइड्रेट की जो है डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो कौन सा एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नंबर 1 पेप्सिन प्रोटीन को करता है, लाइपेज लिपिड को करता है, एमाइलेज एमाइलेज हमारे पास है, ठीक है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज वगैरह को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द म्यूकस इन द डाइजेस्टिव? भाई म्यूकस क्या काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? जो बलगम है, म्यूकस है, वो क्या काम करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नंबर 1, लुब्रिकेंट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेशन ऑफ फैट्स, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। तो ये लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव, ये लुब्रिकेंट भी बना देता है और हमारी ट्रैक की प्रोटेक्शन भी करता है, HCl वगैरह की वजह से प्रोटेक्शन भी करता है। विच हार्मोन स्टिमुलेट्स the release of digestive enzymes and bicarbonates from the pancreas? Which hormone stimulates the release of digestive enzyme and bicarbonates? कौन सा ऐसा है जो बाइकार्बोनेट्स वगैरह को रिलीज करवाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करवाता है? नंबर 1 गैस्ट्रीन, सेक्रेटिन, गिरेलिन, कोलेसाइटोकाइनिन। सो इसमें हमारे पास है सेक्रेटिन करेक्ट ऑप्शन है, जो कि क्या करता है? स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करवाता है और बाइकार्बोनेट भी रिलीज करवा देता है पेंक्रियास से। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? भाई अपेंडिक्स का क्या काम है डाइजेस्टिव सिस्टम में? अपेंडिक्स एक ब्लाइंड ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि सबसे एंड में मौजूद है। डक्ट ब्लाइंड एक तरफ बंद है, ठीक है। इन द डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या काम है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल, स्टोरेज ऑफ बाइल, इम्यून फंक्शन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली ये काम करता है, कोई और काम नहीं करता, ये भी नहीं कर सकता। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, स्टोरेज ऑफ बाइल भी नहीं करता, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी नहीं करता। तो ये इम्यून फंक्शन काम करेगा। डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि क्या करता है, बहुत लेंथी हो जाएगा टॉपिक। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द वाइलाई? वाइलाई मौजूद होते हैं भाई एंड माइक्रोवाइलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यूं वाइलाई मौजूद होती है, बिल्कुल पतले पतले। स्मॉल इंटेस्टाइन इस सूरत हाल में होती है, ठीक है। तो उनको में वाइलाई। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ठीक है, क्या करता है? बाइल प्रोडक्शन करता है। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। हमने पहले भी पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट आंसर है, इसका ये करेक्ट आंसर है। Which enzyme is responsible for the digestion of proteins in the stomach? भाई स्टमक के अंदर जो प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो कौन सा एंजाइम परफॉर्म करता है? माइलेज, पेप्सिन, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। सो पेप्सिन ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन की क्या करता है? ब्रेकिंग करता है। किसकी ब्रेकिंग करता है? प्रोटीन की ब्रेकिंग करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्फिंक्टर मसल्स इन द डाइजेस्टिव? स्फिंक्टर मसल जो हैं उनका क्या काम होता है? स्फिंक्टर के अंदर मसल मौजूद होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या काम करते हैं? नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिक्रीशन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी नहीं करेगा, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम भी नहीं करेगा। कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, प्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बेसिकली कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फूड अलोंग द डाइजेस्टिव। भाई ये बेसिकली गेटवे है, ये कभी खुलता है कभी बंद होगा, ठीक है।
विच स्ट्रक्चर स्टोर, जब नीड होगा तो ये खुलेगा, जब नीड होगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे स्टमक से जो नीचे खुराक जाएगी तो वो हमेशा बार बार नहीं जाएगी, बस एक दफ़ा जाएगी, आगे जाकर काम होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर दोबारा भेजेगा, फिर बंद हो जाएगा, इस तरह से होगा। विच स्ट्रक्चर स्टोर्स फेसेस बिफोर एलिमिनेशन, भाई कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि बेसिकली फेसेस को जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो को स्टोर करता है, एलिमिनेशन बॉडी से बाहर निकालने से पहले स्टोर करता है। रेक्टम, कोलोन, अपेंडिक्स। तो रेक्टम का काम ये है कि वो फेसेस को हमारे पास फेसेस को स्टोर कर देता है। व्हाट इज द रोल ऑफ पेरिस्टाल्सिस इन द डाइजेस्टिव, पेरिस्टाल्सिस क्या है, पेरिस्टाल्सिस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। पेरिस्टाल्सिस देखें ये फोर्स है जो कि क्या करता है, खुराक को आगे लेके जाता है। पेरिस्टाल्सिस इज सीरीज ऑफ रिदमिक वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन that propel food and digestive contents along the gastrointestinal tract, facilitating digestion and absorption। ये जो GI ट्रैक है इसके अंदर मसल बने होते हैं, वो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो ये बेसिकली फूड को आगे प्रोपेल कर रहा होता है। तो ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल भी नहीं है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी नहीं है, मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये करेक्ट ऑप्शन है MCQ नंबर 95 का कि पेरिस्टाल्सिस क्या करते हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर फूड की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। सो ये है आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, आप सब लोगों के लिए थैंक्स अलॉट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।